नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार खुले बाजार में 50 LMT गेहूं और 25 LMT चावल कराएगी उपलब्ध। केंद्र ने चावल के आरक्षित मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की कमी की। प्रभावी मूल्य होगा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल। केंद्र सरकार बाजार मूल्य NCCF केंद्रीय भंडार के माध्यम से किया जा रहा है भारत दाल का वितरण। उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत रखती है स्टॉक। तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 दोनों सदनों से पारित। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि विधेयक से व्यापार करने में होगी आसानी, अपराध भी होंगे कम। मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड कराए गए हैं उपलब्ध। अगले 5 दिनों में उत्तराखंड, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए खुला बाजार बिक्री योजना घरेलू के तहत 50 LMT गेहूं और 25 LMT चावल चरणबद्ध तरीके से खुले बाजार में उपलब्ध कराएगा। FCI द्वारा चावल की पिछली 5 ई नीलामी के अनुभव को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि आरक्षित मूल्य में 200 रुपए क्विंटल की कमी की जाएगी और प्रभावी मूल्य अब 2,900 रुपए क्विंटल होगा। देश के 140 करोड़ से अधिक नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उपलब्धता बढ़ाने, बाजार की कीमतों में वृद्धि को कम करने तथा खाद्य महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए OMSSD के तहत निजी कंपनियों को गेहूं और चावल की पेशकश करने का निर्णय लिया है। OMSSD के तहत स्टॉक को समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अतिरिक्त स्टॉक का निपटान, खाद्यान्न की ढुलाई लागत को कम करना, गैर मौसम की अवधि में और आपूर्ति की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाना और बाजार की कीमतों में कमी लाना है। कैलेंडर वर्ष 2023 में FCI के माध्यम से भारत सरकार निर्धारित आरक्षित कीमतों पर चरणबद्ध तरीके से गेहूं और चावल उपलब्ध करा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने चना दाल को भारत दाल के ब्रांड नाम के अंतर्गत खुदरा पैक में बिक्री 1 किलोग्राम पैक के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैक के लिए 55 रुपए प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दरों पर शुरू की है, जिसमें उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध हो सके। भारत दाल का वितरण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF, केंद्रीय भंडार और सफल की खुदरा दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत चना दाल राज्य सरकारों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस, कारागारों के अंतर्गत आपूर्ति के लिए और राज्य सरकार नियंत्रित सहकारी समितियों और निगमों के खुदरा दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए भी उपलब्ध कराई जाती हैं। उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF के अंतर्गत 5 प्रमुख दालों चना, तुअर, उड़द, मूंग और मसूर का बफर स्टॉक रखती है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ही बफर से भंडार को कैलिब्रेट और लक्षित तरीके से बाजार में जारी किया जाता है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य समर्थन योजना PSS और मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF बफर से चना और मूंग के भंडार लगातार बाजार में जारी किए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां सदन ने तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने बुधवार को इसे स्वीकृति दी, लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित कर दिया था। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि विधेयक से व्यापार करने में आसानी होगी और इसके अंतर्गत कुछ अपराध भी कम होंगे। उन्होंने कहा है कि मत्स्य विभाग को 1947 से 1914 तक कुल 3,680 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। रुपाला ने कहा कि एक अलग मत्स्य पालन मंत्रालय बनाया गया है और केवल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों में हमारे इस सेक्टर के लिए जैसे ये पीएमएमएसवाई की चर्चा हुई और कई चीज़ों की चर्चा हुई, इसमें मुझे बताना चाहिए कि फिशरमैनों को सर आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कारण किसान क्रेडिट कार्ड देने का अधिकार दिया। सिर्फ किसानों के लिए ये था। यहाँ जो किसान लोग हैं उनको सबको पता है ये ऋण किसानों को मिलता है जो 7% से इनको उपलब्ध किया जाता है और वो समय पे भुगतान करने पर 3% भारत सरकार इसका इंटरेस्ट में सब्सिडी देते हैं। ये प्रावधान मछुआरे समाज को भी देने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और हम और राज्य सरकार मिलके सारे मछुआरे परिवार को ये ऋण उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी सांसद बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये केसीसी अपने मछुआरे समाज को उपलब्ध कराने में आप वहां के डिस्ट्रिक्ट के साथ अधिकारियों के साथ डिस्ट्रिक्ट लीड बैंकों के साथ बैठ के प्रयास करिए, क्योंकि बैंकों को इसमें कम रुचि है। इसका आप सब लोग नेतृत्व करके हमारे मछुआरे समाज को काम करने में प्रयास करें। और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में 2 प्रश्नों के लिखित उत्तर में बताया कि सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का विकास योजना को 8,100 करोड़ रुपए का स्वीकृत आवंटन प्राप्त हुआ है और इस योजना को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय आशय के वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है और इसीलिए योजना के विस्तार के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की गई है। आर.के. सिंह ने बताया है कि सरकार ने अब तक देश भर में 12 राज्यों में 37,990 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से 8,521 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 11 सौर पार्क पूरे कर लिए गए हैं और 3,985 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 7 सौर पार्क आंशिक रूप से पूरे हो चुके हैं। इन पार्कों में कुल 10,237 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि चालू वर्ष और पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न सौर पार्कों में स्थापित सौर परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता में 2,292 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। सौर पार्क के लिए अभी तक लगभग 69,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। सौर पार्कों के लिए भूमि के प्रावधान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार की है और इसके अलावा सौर पार्क योजना सौर पार्कों के विकास के लिए अपशिष्ट गैर कृषि भूमि के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। और आगे बढ़ते हैं, जहां देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में वृक्षारोपण किया। अपने कार्यालय के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में मौलश्री का पौधा लगाकर इस मौके को यादगार बनाने की कोशिश की। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यालय की शुरुआत की थी और इस मौके पर राज्यसभा के अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। और देश में बासमती चावल का बीता 1 दशक में तेजी से बाजार में बढ़ा है और इसके चलते मिलावटी बासमती चावल की मार्केट में उपलब्धता भी देखने को मिलती है। और इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की कॉन्क्लेव के आयोजक और जाने माने बासमती चावल इंडस्ट्री विशेषज्ञ अनिल कुमार मित्तल से। किस तरह बासमती चावल को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके उत्पादन के साथ साथ इसमें नवाचार किए जा सकते हैं और उत्पादन के साथ बाजार भी बढ़ाया जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है KRBL के चेयरमैन अनिल कुमार मित्तल। सर, अगर बात करें भारत में बासमती चावल का उत्पादन और शोध अनुसंधान बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कुछ बताएंगे? बासमती राइस का जो भी प्रोडक्शन इनिशिएटिव है वो पूसा इंस्टीट्यूट ने ले रखा है। एक टाइम में जो ट्रेडिशनल बासमती जो 8-9 कुंटल पर एकड़ होती थी, आज वही बासमती 24-25 कुंटल पर एकड़ होने लगी है। 2000 से पहले टोटल बासमती का प्रोडक्शन देश में था कोई 7 लाख टन का, जिसमें से 5 लाख टन का एक्सपोर्ट था और 2 लाख टन का डोमेस्टिक मार्केट था। आज वही एक्सपोर्ट बढ़ के कोई अबाउट 4.5 मिलियन टन तो एक्सपोर्ट हो गया है और 2.25 मिलियन टन के करीब डोमेस्टिक कंजम्पशन हो गई है।
अगर बात करें इसमें अपमिश्रण की शिकायतें लगातार आती रहती है, आपने भी इस मुद्दे को उठाया है। क्या लगता है आपको इसमें किस तरह इसमें सुधार किया जा सकता है और एफएसएसएआई की भूमिका क्या देखते हैं? जहाँ तक हमारा ख्याल है, ये एफएसएसआई के स्टैंडर्ड आने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसमें सुधार ज़रूर होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सख्त कानून बनाया है। अगर किसी ने बाज़ार से पैकेट उठाया और उसमें अडल्ट्रेटेड चावल मिला तो उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज़ हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते बासमती राइस का उत्पादन इस बार कितना होना है, और जो दूसरे देश हैं, थाईलैंड जैसे देशों में भी इस बार ऐसा बारिश कम होने से असर पड़ा? हिंदुस्तान में तो इस साल बासमती का प्रोडक्शन जो है वो कोई 15% के करीब डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने और दूसरी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोत्साहन किया है किसानों को और इंसेंटिव भी दिए हैं। भारत में बासमती चावल का एरिया कहाँ कहाँ पर है अगर बात करें तो? बासमती तो जीआई प्रोडक्ट है, और जीआई प्रोडक्ट में ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल के 2 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू के और हिमाचल का 1 डिस्ट्रिक्ट, ये इन्वॉल्व है 7 स्टेट्स। हम कितना निर्यात करते हैं सालाना अगर बासमती की बात करें, और मुख्य हमारे उपभोक्ता देश कौन कौन से हैं? मैं अगर कंट्रीज बताऊंगा, मिडिल ईस्ट है, क्योंकि वहाँ का स्टेपल फूड बासमती है, जिसमें सबसे बड़ी कंजम्पशन सऊदी अरेबिया में है। सेकंड है पर्शियन गल्फ, जिसको ईरान बोलते हैं, वो बहुत हमसे चावल लेते हैं। वहाँ का एक्सपोर्ट बाया दुबई जाता है कोई 1 मिलियन टन। इराक भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो आजकल अमेरिका भी बहुत हो रहा है। आपने नो कॉम्प्रोमाइज़ ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों पे आप स्टैंडर्ड को गिराना नहीं चाहते, और कौन कौन चीज़ों पे आप नो कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं? नो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब एडल्ट्रेशन से ही है। प्योर बासमती है, उसमें जो लोग दूसरी नॉन बासमती मिलाते हैं उसी पे हमने लिखा है नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन बासमती राइस। तो KRBL के चेयरमैन अनिल कुमार मित्तल, जिनका मानना है कि भारत में बासमती चावल का न केवल दिन प्रतिदिन उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि निर्यात बढ़ने से इस क्षेत्र में रोजगार, कारोबार और संभावनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन हरजीत सिंह बाबा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। और मौसम विभाग ने 5 दिनों तक उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है, और साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने अगले सप्ताह देश के बाकी हिस्सों में कम बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। वहीं विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना व्यक्त की है। पहाड़ी क्षेत्र में जारी बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, और जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भौगोलिक संकेत यानी कि GI के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आगरा के लेदर फुटवेयर और जलेसर के घुंघरू घंटी उद्योग को GI टैग मिल गया है, और इसके साथ ही ये उत्पाद बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल हो गए हैं। GI टैग मिलने वाला लेदर फुटवेयर 53वां और घुंघरू घंटी प्रदेश का 54वां उत्पाद है। लेदर फुटवेयर को GI टैग मिलने से आने वाले समय में व्यापक रोजगार के साथ साथ निर्यात में वृद्धि होगी, और आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगरा लेदर फुटवेयर अपनी मजबूत भागीदारी निभाएगा। वहीं जलेसर के घुंघरू घंटी उद्योग भी अपनी मजबूत भागीदारी निभाएंगे, और इससे आगरा और जलेसर के उद्यमियों में काफी खुशी है। उपभोक्ताओं को अब टमाटर की महंगाई से राहत मिलने लगी है। मंडियों में इस महीने टमाटर की कीमतों में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका असर टमाटर के खुदरा भाव पर भी देखा जा रहा है। अगले 10 से 15 दिन में टमाटर के भाव तेजी से गिर सकते हैं। विश्व शेर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व भर में 10 अगस्त को मनाया जाता है। गुजरात में विश्व शेर दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
और आज विश्व शेर दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ये दिन उन शानदार शेरों का जश्न मनाने का एक अवसर है जो अपनी ताकत और भव्यता से हमारे दिलों को मोहित कर लेते हैं। भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है और पिछले कुछ वर्षों में भारत में लगातार शेरों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। मैं शेरों के आवास की रक्षा की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं और हम उन्हें संजोना और उनकी रक्षा करना जारी रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो फलते फूलते रहें। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो लखीमपुर, सुल्तानपुर और तुलसीपुर मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि दहेगाम और लालगंज मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी देखने को मिली। एगवाक नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 8 अगस्त को धान का भाव था 1912 रुपए। 9 अगस्त को इसके भाव में 37 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1875 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 8 अगस्त को सामान्य धान का भाव रहा 2000 रुपए। 9 अगस्त को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2020 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही लालगंज मंडी में 8 अगस्त को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 2260 रुपए। 9 अगस्त को इसके सौदों में 60 रुपए की नरमी आई और भाव 2200 रुपए पर आ गया। सुल्तानपुर मंडी में 8 अगस्त को सामान्य धान 1925 रुपए पर बिकी। 9 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 1950 रुपए पर आ गया। तुलसीपुर मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव में बढ़त देखने को मिली। 8 अगस्त को यहां धान का भाव था 1810 रुपए। 9 अगस्त को इसके भाव 40 रुपए उठकर 1850 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। राजकोट, खातेगांव और नागपुर मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं मेरठ मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एगवाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 8 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव था 2415 रुपए। 9 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 2240 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2441 रुपए। 9 अगस्त को इसके सौदे 130 रुपए चढ़कर 2571 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 8 अगस्त को शरबती गेहूं का भाव था 2483 रुपए। 9 अगस्त को इसके भाव 10 रुपए उठकर 2493 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 अगस्त को गेहूं 2400 रुपए पर बिका। हालांकि उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में धारा गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 8 अगस्त को धारा गेहूं का भाव रहा 2280 रुपए। 9 अगस्त को इसके सौदों में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2275 रुपए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
असम में धान की बुआई करे, धान के खेत में निराई कर सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करते रहे, धान के खेत से ही खरपतवार निकाले। यहाँ फूल गोभी की बुआई कर ले, फूल गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। साथ ही जूट की कटाई कर सकते हैं। किसान अरहर की बुआई कर ले, अभी तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करे। असम में मूंग की बुआई करते रहे, किसान उड़द की बुआई भी कर ले। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करे, वहीं पत्ता गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। असम में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। इस समय हल्दी के खेत में निराई करते रहे, यही हल्दी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। मेघालय में धान के खेत में निराई करते रहे, धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। वहीं मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले, मक्के के खेत से खरपतवार निकाले, मक्के के खेत में निराई भी करे। मेघालय में पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर ले, इसी तरह ब्रोकली की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करे। इसके अलावा लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अभी हल्दी के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही अदरक के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। किसान अनानास की कटाई करे। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है, जिसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार रहेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान में बडगांव में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। अमृतसर पुलिस ने 12 किलो हेरोइन बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खेप पहुंचाने की फिराक में थे। आरोपी पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच जारी है। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। इस महीने की 2 तारीख को राज्यसभा ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन
विधायक 2023 पारित किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28% कर लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी। देश का कोयला आयात चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 1.82% घटकर 6.83 करोड़ टन पर आ गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 6.95 करोड़ टन से अधिक रहा था। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फटने से भारी तबाही मची है और जिसके कारण गिरी नदी का जल प्रवाह जो है बढ़ गया है। आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। प्रशासन बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का नया जत्था पंथा चौक बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम मार्गों से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण जम्मू से श्रीनगर तक अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।